हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह। हमारा टॉपिक चल रहा था ऊष्मा संचरण की विधियाँ। तो ऊष्मा संचरण की जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था इससे पहले हमने 2 वीडियो बना लिए हैं, वो भी आप देख लेना। वो क्या कहते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ऊष्मा संचरण की जो विधियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है सहवन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण, दूसरा होता है चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण और तीसरा होता है विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण। सहवन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण, चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण और विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण। तो इन 3 विधियों द्वारा ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है, स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा जाती है। सबसे पहले हमने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया है, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा। फिर हमने चालन विधि के बारे में डिटेल वीडियो बनाया, उसका सारे कंसेप्ट हमने समझे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। और आज हमारा जो बात है वो इस पर है, ऊष्मा संचरण की जो तीसरी विधि है वो कौन सी है, विकिरण द्वारा। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ऊष्मा संचरण की विधियाँ। सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए जाते हैं। आपको भी कई सारे जो डाउट है, जो फैक्ट है वो समझ में आ जाएंगे इस वीडियो से। तो ये 2 वीडियो हमारा बन चुके हैं, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और आज हम बात करेंगे विकिरण के बारे में। ये क्या है, तो ये भी क्या है, ऊष्मा संचरण की विधि है। ये सहवन विधि काम में आती है वायु या जल में ऊष्मा संचरण के लिए, और ये काम आती है ठोसों में ऊष्मा संचरण के लिए। अब जो विकिरण है तो गैस, देखो वायु यानी गैस माध्यम आ गया, लिक्विड आ गया, तरल माध्यम आ गया आपका, और ठोस भी आ गया। तो तीनों माध्यमों तो जो है इनको ये 2 विधियां द्वारा हो जाता है। तो ये कहाँ काम आती है, ये काम आती है निर्वात में। अब निर्वात क्या है, वैसे आप जानते होंगे निर्वात क्या होता है। ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहाँ किसी भी पदार्थ के अणु परमाणु मौजूद नहीं रहते हैं, किसी भी प्रकार का माध्यम यहाँ मौजूद नहीं होगा। तो निर्वात कौन सी जगह होगा, कौन सी जगह होगी जहाँ किसी भी प्रकार का माध्यम उपलब्ध नहीं होता है। यानी यहाँ न तो कोई ठोस होगा, या न कोई द्रव्य होगा, या न कोई गैस होगा। यानी कोई सा भी माध्यम यहाँ मौजूद नहीं होगा, कोई भी पदार्थ अणु परमाणु यहाँ नहीं होंगे, बिल्कुल निर्वात होगा, या कुछ भी नहीं होगा, एकदम वैक्यूम होगा। तो जहाँ कोई भी माध्यम उपलब्ध नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं निर्वात। यहाँ सहवन में जब ऊष्मा का संचरण हुआ तो वायु माध्यम का काम कर रही थी या जल माध्यम का काम कर रहा था। चालन में ऊष्मा संचरण के लिए ठोस जो थे वो उस माध्यम का काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो न तो कोई ठोस है, न कोई द्रव्य है, न कोई गैस है, यानी यहाँ कोई माध्यम नहीं है। ऐसे जो जगह होती है उसमें से ऊष्मा का जब संचरण होता है तब हम कौन सी विधि काम लेते हैं, विकिरण विधि काम में लेते हैं। तो यहाँ विकिरण विधि द्वारा आसानी से ऊष्मा का संचरण हो जाता है। कहाँ, निर्वात में, जहाँ कोई भी माध्यम या कोई भी पदार्थ मौजूद नहीं होता है, वहाँ भी आसानी से संचरण हो जाता है। अब ये है क्या, तो परिभाषा तो यही होगी, जब ऊष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा संचरण की उस विधि को क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण होना ही क्या है, आपकी विकिरण है। अब जैसे मान लो ये हमारा सन है, जो ऊर्जा का एकमात्र हमारा क्या है, स्रोत है, इसी से हमको ऊर्जा मिलेगी, प्रकाश मिलेगा। और ये जैसे मान लो हमारी यहाँ पृथ्वी है, पूरे ब्रह्मांड को ये ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है। अब यहाँ जो बीच की जो जगह है वो काफ़ी सारी जो जगह है वो रिक्त होती है, यानी वहाँ कोई मीडियम यानी कोई माध्यम मौजूद नहीं होता है। हमारे यहाँ वातावरण में तो मान लो हमारे चारों ओर वातावरण तो वायु का बना हुआ है, तो यहाँ तो वातावरण है, मीडियम है, माध्यम है। लेकिन ये बीच का जो स्थान है वो रिक्त पड़ा है, वैक्यूम है, एकदम निर्वात है, वहाँ कोई माध्यम नहीं है। तो यहाँ जब ये प्रकाश यहाँ पूछेगा तो उस निर्वात में भी ये क्या कर लेगा, गमन कर लेगा, किसके माध्यम से, विकिरण विधि द्वारा गमन कर लेगा। तो जब सूर्य की जो ऊष्मा होती है, सूर्य के पास क्या है, अपना ताप है, ऊष्मा है। सूर्य की जो ऊष्मा है वो प्रकाश
प्रकाश के रूप में विकिरण विधि द्वारा हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य की जो ऊष्मा थी, जो एनर्जी थी, जो ताप था, वो प्रकाश के रूप में हमारे पास किसके रूप में आता है? प्रकाश के रूप में। किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। तो बात आपके जो है वो समझ में आ गई होगी कि ऊष्मा है वो प्रकाश के रूप में निर्वात में चलकर विकिरण विधि द्वारा हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, या जो ऊष्मा है वो हमारी पृथ्वी तक आती है। अब बात करें आगे। अभी जो विकिरण होती है वो क्या होती है? विकिरण है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इनकी जो प्रकृति हम देखें, इनके गुण देखें, तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है वो आपकी कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है। और जो ध्वनि जो तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य होती है आपकी, अनुदैर्घ्य। और कैसी होती है? यांत्रिक होती है। कौन? ध्वनि तरंगे। और ये जो प्रकाश के रूप में जो विकिरण आ रही है विद्युत चुंबकीय तरंगे, वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है और आपकी अयांत्रिक होती है। अब ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य क्या है? तो ध्वनि जब चलती है ना, तो वो जिस माध्यम में चलती है, तो माध्यम के जो कण है वो तरंग संचरण के अनुदिश ही आगे पीछे कंपन करते हैं। जैसे कोई माध्यम है और ये तरंग जैसे मान लो इधर जा रही है और ये कोई माध्यम का कण है, तो वो तरंग संचरण के अनुदिश ही ऐसे क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो वो आगे से आगे वो ध्वनि ऊर्जा चली जाती है। और यहाँ इनको क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। बिना माध्यम ध्वनि का संचरण नहीं होगा, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होगा। तो माध्यम चाहिए, इसलिए ध्वनि जो तरंगे हैं वो कैसी होगी? यांत्रिक तरंगे हो गई। लेकिन ये कैसी है? अयांत्रिक है, यानी इनको माध्यम की जरूरत नहीं है। तो जिनको माध्यम की जरूरत नहीं होती है उनको अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। और अनुप्रस्थ का मतलब क्या हो गया? जैसे ये कोई माध्यम है और जब ये तरंगे चलती है तो तरंग संचरण के माध्यम जो कण आया वो क्या करेगा? माध्यम का जो कण है वो तरंग संचरण के लंबवत क्या करेगा? कंपन करेगा। माध्यम का कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करता है तो अनुप्रस्थ हो जाती है। और जब माध्यम का कण तरंग संचरण के अनुदिश ही कंपन करता है तो वो अनुदैर्घ्य हो जाती है। माध्यम चाहिए तो यांत्रिक और माध्यम नहीं चाहिए तो अयांत्रिक। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपकी विकिरण है वो सिर्फ निर्वात में चलती है। वो निर्वात हो, चाहे आपका कोई माध्यम हो, चाहे कोई ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सभी में चल जाती है। और ये जो विकिरण होता है ना, विकिरण, ये हर कोई पदार्थ उत्सर्जित करता रहता है। हर कोई पदार्थ में से विकिरणें निकलती रहती है। तो मनुष्य भी विकिरणों का उत्सर्जन करता है, मतलब अवशोषित करता है, उत्सर्जन भी करता है। जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो विकिरणों के रूप में निकल जाती है, जब जरूरत पड़ती है तो जो विकिरणों को ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ तक कि बर्फ से भी विकिरण निकलती है। तो हर कोई पदार्थ में से विकिरणों का उत्सर्जन होता रहता है। ये कैसी तरंगे होगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे होगी, अनुप्रस्थ होगी, अयांत्रिक तरंगे होगी। और ये अवरक्त किरणें होती है, अवरक्त किरणें होती है। तो यह इनको कोई माध्यम की जरूरत नहीं है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये हो जाती है विकिरण। और इनका जो वेग है वो भी प्रकाश के वेग जितना ही होता है, यानी ये भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है, गमन करती है। और अपनी जो ऊष्मा है सूर्य की, उसको प्रकाश के रूप में लेकर, बिना कोई माध्यम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, उसको लेकर हमारी धरती तक आती है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो विकिरण है वो सूर्य से निकले, अभी हम बात कर चुके हैं सभी विकिरणों का उत्सर्जन कर। दूसरी बात, जब आप कोई हीटर या अंगीठी जो तपने वाली होती है, जब आप हीटर या अंगीठी के सामने बैठते हो और आपको जो ऊष्मा मिलती है, जब आप गर्म फील करते हो, अंगीठी जो होती है, आप तपते हो या हीटर के सामने आप तपते हो या आपका रूम जो गर्म हो जाता है, जो ऊष्मा आप तक पहुंची
वो भी किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। तो ये विकिरण सिर्फ सूर्य का काम नहीं है, विकिरण हर किसी से निकलती रहती है। जैसे कोई जलती हुई मोमबत्ती है, जलता हुआ आपका बल्ब है, या कोई स्टोव है, या कोई चूल्हा है, या कोई हीटर है, या कोई अंगीठी है, तो वो सभी क्या करते हैं? विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। उन विकिरणों में क्या होती है? प्रकाश भी हो सकता है, उष्मा भी हो सकती है। तो वो उष्मा जब हम तक आती है विकिरण के रूप में आती है, और हमारा शरीर या जो भी मीडियम होता है उसको ग्रहण कर लेता है, और वो माध्यम या जो भी जगह होती है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो यहाँ इनको कोई माध्यम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो हीटर और अंगीठी के पास आप तप रहे हो, वहाँ से जो चलकर जो उष्मा आप तक आई वो किस विधि द्वारा आई? विकिरण विधि द्वारा ही आती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हर कोई जो है विकिरणों का उत्सर्जन करता रहता है। इसी प्रकार आप देखते होंगे कि जैसे मान लो आपने कोई चीज़ को गर्म किया और वो गर्म हो गया। जैसे मान लो कोई तवा था, उसने तवा ने आपको गर्म किया और वो एकदम लाल हो गया, और फिर आपने उसको गैस से हटाया और साइड में उसको आपने रख दिया। आप देखते हो थोड़ी देर बाद में जो तवा है वो ठंडा हो जाता है। तो उसकी उष्मा कहाँ गई? इसकी उष्मा विकिरण द्वारा वातावरण में मुक्त हो गई। तो ये भी ठंडा किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा हुआ। इसकी जो उष्मा थी वो विकिरण विधि द्वारा कहाँ मिल गई? जाके कहाँ विमुक्त हो गई? वातावरण में। और ये क्या हो गया? आपका ठंडा हो गया। तो इस प्रकार विकिरण विधि है वो काम करती है। दूसरी बात करें यहाँ, तो जब किसी भी कोई वस्तु होती है या जो पदार्थ होता है, जब उस पर विकिरण गिरती है तो क्या क्या होता है? तो 3 कंडीशन होती है। जैसे मान लो ये हमारा कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है और उस पर क्या गिरी? कोई विकिरण गिरी। अगर पदार्थ पारदर्शी है तो ये इसका क्या, ये जो किरण है वो उसका क्या हो जाएगा? पारगमन हो जाएगा। पारगमन यानी ये आर पार, या आपकी जो किरण है वो आर पार निकल सकती है अगर पदार्थ कैसा हो? पारदर्शी। अगर हम ये बात करें कि भाई कोई विकिरण जब किसी पदार्थ पर, कोई वस्तु पर गिरेगी तो क्या क्या हो सकता है, तो पहला काम तो ये हो सकता है कि वस्तु अगर आपकी पारदर्शी है तो प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा? पारगमन हो जाएगा। पूरी की पूरी पारगमन हो ये जरूरी नहीं है। दूसरा काम क्या हो सकता है? उस विकिरण का क्या हो सकता है? परावर्तन। परावर्तन यानी वो आई, टकराई और वापस आपकी वातावरण में चली गई। और परावर्तन, अच्छे परावर्तक होती है आपकी चिकनी सतह, चिकनी सतह या आपकी धातुएं, कांच वगैरह अच्छे परावर्तक होते हैं। तो विकिरण आती है, टकराती है और वापस चला जाती है। तो हमारे पास जो प्रकाश आ रहा है, यानी जो विकिरण आ रही है, जो उष्मा आ रही है, वो क्या है? सूर्य की उष्मा प्रकाश के रूप में विकिरण विधि द्वारा हमारे पास आ रही है। तो इसका विकिरण का क्या हो सकता है? परावर्तन हो सकता है, पारगमन हो सकता है, और तीसरा काम क्या हो सकता है? अवशोषण। यानी इस विकिरण को जब कोई वस्तु पर ये गिरेगी तो इसके क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो वस्तु से आएगी और उसका कुछ भाग टकरा के चला जाएगा, कुछ भाग उसका पारगमन हो जाएगा, या कुछ भाग उसका अवशोषित हो जाएगा। तीनों काम हो सकते हैं। या अगर कोई अच्छा परावर्तक है तो विकिरण आएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। और एकदम ट्रांसपेरेंट है, अच्छा पारदर्शी है, तो विकिरण उसके आर पार पारगमन हो जाएगी। और कोई अवशोषित करने वाला है, कोई भारी या कलर है, कोई भारी कलर है, गहरा कलर है, काला कलर है, तो वो उस विकिरण को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा, तो उसका अवशोषण हो जाएगा। तो 3 काम हो सकते हैं। अब इस कंसेप्ट का काम लेंगे हम कब? कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम भी जो विकिरणों के अंदर जो उष्मा होती है उसको भी हम ग्रहण करते हैं। तो धूप में जैसे हम बाहर निकलते हैं, थोड़ी देर में हमको धूप लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि विकिरण के रूप में जो उष्मा आई उससे हमको वो क्या है? ताप बढ़ गया और हमको जलन होने लग गई। तो अब ये जब उष्मा किसी पदार्थ पर गिरती है, या उसको जब, जैसे मान लो ये विकिरण आई और यहाँ गिरी, तो ये क्या है? जब उसका अवशोषण होगा तो इस वस्तु का क्या हो जाएगा? ताप बढ़ जाएगा। जब ये, क्योंकि उष्मा है और इस वस्तु द्वारा जब इसको अवशोषित किया जाएगा तो उस वस्तु का तापमान बढ़ जाएगा, उसका ताप बढ़ जाएगा, उसकी उष्मा बढ़ जाएगी। अब इसका हम इस्तेमाल करते हैं कब? जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो क्या? छत्ता लेके बाहर निकलते हैं। और छत्ता जो है हमारा मोस्टली जो वो काले कलर का बनाया जाता है। जैसे आजकल तो कई रंग बिरंगे चल रहे हैं तो वो कंसेप्ट पर काम नहीं करते हैं, वो तो एक फैशन के रूप पर काम करते हैं। छत्ता वो काला बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि काले जो रंग होते हैं, गहरे जो रंग होते हैं, वो उनमें क्या? अवशोषण का गुण ज़्यादा होता है।
तो जैसे ही सूर्य से निकलने वाली जो ये विकिरणें हैं, जो उष्मा लेकर आ रही है, प्रकाश आ रहा है, उसको वो क्या कर लेते हैं, गहरे जो कलर होते हैं, काले कलर होते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। तो उनका खुद का तापमान तो बढ़ जाता है, लेकिन उनके जो नीचे उनको कोई नुकसान नहीं होता। तो यही कंसेप्ट यहाँ काम आता है। जैसे ही सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं और ये छत्ता जो है वो हमने जो काम लिया, काले कलर का लिया है काम, तो ये क्या काला कलर का गुण है कि वो अवशोषण ज़्यादा करता है विकिरणों का। तो जितनी जो ऊर्जा उसको अवशोषित करके अपने पास रख लेगा, खुद का तापमान तो बढ़ जाएगा, लेकिन नीचे जो हम खड़े हैं, जो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो उष्मा उसको यहाँ नहीं आने देगा, हमारे पास नहीं आने देगा, यहीं उसको रोक लेगा, अवशोषित करके अपने पास ही एब्जॉर्व करके रख लेगा। तो विकिरणें हम तक नहीं पूछेगी, तो हमको क्या है, तापमान से हम प्रभावित नहीं होंगे, हमारी त्वचा जलेगी नहीं तेज धूप के अंदर। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। जो काले गहरे कलर होते हैं वो क्या करते हैं, जो विकिरण होती है उसका अवशोषण ज़्यादा करते हैं, और जब कोई चीज़ अवशोषण करती है तो उसका स्वयं का तापमान तो बढ़ जाता है। ये कंसेप्ट पर हमने छत्ता बना लिया और उसका जो भाग वो काला कर दिया। तो यहाँ से जो विकिरण आई उसने यहीं रास्ते में उसको अवशोषित कर लिया, और हम जो है नीचे हैं उसके अंदर सुरक्षित हैं, तो हम धूप से बच जाते हैं। इसी कंसेप्ट का हम काम लेते हैं दूसरी जगह। कहाँ कि सर्दियों में हमको जो है गहरे काले कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्दियों में हमको क्या चाहिए, हमारा शरीर का तापमान बनाए रखना चाहिए। तो सर्दी ज़्यादा लगती है हमको, सर्दियों में ठंड कम मतलब धूप कम मिलती है, ठंड ज़्यादा रहती है। तो जब गहरे काले कलर के वस्त्र पहनेंगे तो वो आने वाली जो उष्मा है उसको वो वस्त्र क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे और अपना तापमान बढ़ा लेंगे। क्योंकि जो भी वस्तु अवशोषण करेगी वो उसका तापमान बढ़ जाएगा। जब उनका तापमान बढ़ेगा तो वो हमारी शरीर को भी क्या मिल जाएगी, उष्मा मिल जाएगी, और हम ठंड से बच जाएंगे। और गर्मियों में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। गर्मियों में हमको काले वस्त्र नहीं पहनने, अन्यथा वो गर्मी क्या करेगा, उसको काले वस्त्र विकिरणों को अवशोषित करके हमारे शरीर का तापमान और बढ़ा देगा, जिससे हम परेशान हैं। तो गर्मियों में हमको हल्के रंग के या वाइट वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे क्या होगा कि वाइट रंग जो होता है, जो सफ़ेद रंग होता है, उसका गुण होता है कि वो गिरने वाले प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा करते हैं, और काला रंग अवशोषण ज़्यादा करता है। तो वो जो हमारे सफ़ेद वस्त्र जो हमने पहन रखे हैं वो प्रकाश की विकिरणें आएगी, टकराएगी और वापस वातावरण में चली जाएगी। तो वो जब चली जाएगी तो अवशोषण नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा तो कपड़ा गर्म नहीं होगा, कपड़ा गर्म नहीं होगा तो हमारी त्वचा को भी कोई नुकसान नहीं होगा, हमको भी ज़्यादा उष्मा नहीं मिलेगी, तो हमको अच्छा फील होगा, ठंडा फील होगा। तो वो कंसेप्ट इसी पर काम करता है, परावर्तन, अवशोषण और पारगमन पर। और जब आर पार निकल जाता है, तो जैसे कांच हो तो इसका आर पार निकल जाता है, तो प्रकाश एक उसकी छाया नहीं बनती, उधर आर पार चला जाता है। तो जो कोई विकिरण किसी चीज़ पर करती है तो ये काम होते हैं, उसी पर ये छत्ता बना हुआ है, उसी कंसेप्ट पर। और इसी कंसेप्ट पर हम सर्दियों में हमको ये आपके काले वस्त्र पहनने चाहिए गहरे कलर वाले, और गर्मियों में आपके जो सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र हमको पहनने चाहिए।